है गाइस, आज की इस वीडियो में हम विजन एस की जो मंथली मैगजीन है स्पेशली नवंबर मंथ उसको कवर करेंगे। नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियोस कंपोनेंट वाइज आएंगी। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लेकर है। तो न्यूज़ में किस वजह से है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक केस के दौरान समीउल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस केस में ये कहा कि यहाँ पे एक फंडामेंटल रिफॉर्म होनी चाहिए कंट्री के लैंड रजिस्ट्रेशन एंड टाइटलिंग सिस्टम को लेकर। इसी वजह से ये न्यूज़ में है। नाउ मोर ऑन द न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन करते हैं बिहार के रूल को, जो कि म्यूटेशन प्रूफ को मैंडेटरी बनाता है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये क्या दोहराता है कि जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन है अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, जो कि ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करता है, जबकि जो म्यूटेशन है अपडेटिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये एक सेपरेट प्रोसेस है दैट डज नॉट कन्फर्म टाइटल। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ कोर्ट क्रिटिसाइज करता है ब्यूरोक्रेटिक लूप को, कि ब्यूरोक्रेटिक लूप की वजह से यहाँ पे आउटडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स क्रिएट हो चुके हैं इंडिया में। और इसके साथ साथ कोर्ट ने यहाँ पे नेशनल पुश को सुगेस्ट किया है कि यहाँ पे नेशनल पुश होना चाहिए फॉर मॉडर्न डिजिटल कंक्लूसिव टाइटल, ताकि जो क्लियर ओनरशिप है उसको एस्टेब्लिश किया जाए। नो, लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। लैंड जो है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, जैसे कि हमारे पास स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, फिर यूनियन लिस्ट है। लैंड जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, जबकि रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स की बात करें तो ये एक कंकरेंट लिस्ट है हमारे 7th शेड्यूल के अंडर। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ लैंड रजिस्ट्रेशन भी है। तो यहाँ पे दो टाइप्स हैं लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम की। एक तो डीड रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, डीड्स को रजिस्टर किया जाता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, ठीक है, लेकिन ये टाइटल प्रोवाइड नहीं करती। आई बात समझ में? ना, टाइटल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ टाइटल। तो यहाँ पे जो ओनर है उसको टाइटल की सर्टिफिकेट मिलती है। नाउ इश्यूज क्या है एग्जिस्टिंग लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम के रिगार्डिंग इंडिया में? तो यहाँ पे आउटडेटेड लीगल फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पे कॉलोनियल फ्रेमवर्क्स हैं जिसके थ्रू हम गवर्न करते हैं इस लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जो कि बहुत पुराना है, कॉलोनियल फ्रेमवर्क है। उसके बाद इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, ये भी बहुत पुराना है। फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, सारे के सारे कॉलोनियल फ्रेमवर्क है अंग्रेज़ों के दौरान के। नो कंक्लूसिव टाइटल, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है ये ओनरशिप की गारंटी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। फेक फ्रॉडलेंट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, लैंड इंक्रोचमेंट, वेरिफिकेशन डिले भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए बॉयर और सेलर का। इसके साथ साथ 2 विटनेसेस भी होने चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, जो कि एक कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। लैंड तो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट है डिफरेंट स्टेट्स में, अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। इस वजह से यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। थ्रू आउट इंडिया क्या होना चाहिए, एक ही प्रोसीजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। इनकम्प्लीट डिजिटाइजेशन, तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन एंड नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इनका काम था डिजिटाइज करना, लेकिन यहाँ पे डिजिटाइजेशन इनकम्प्लीट है, अनक्लियर टाइटल्स के साथ यहाँ पे डिजिटाइजेशन हुआ है। तो मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया में? सबसे पहले डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसमें मकसद था कि हम रिप्लेस करेंगे जो हम ट्रेडिशनल तरीके से लैंड रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं विद डिजिटल कंक्लूसिव एंड लैंड टाइटलिंग सिस्टम के साथ, ठीक है। इसमें कुछ इनिशिएटिव्स लाए गए थे, जैसे कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन बिल। ये एक लैंड पार्सल के लिए होता है, 14 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिकल यूनिक आईडी है,
ठीक है। उसके साथ साथ ई रजिस्ट्रेशन, ये एम्पावर करता है सिटीजन्स को कि वो ऑनलाइन एंट्री कर सकते हैं डीड्स की, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन एडमिशन, डॉक्यूमेंट सर्च एंड कॉपी जनरेशन, सर्टिफिकेट कॉपी जनरेशन हम ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है। लैंड रिकॉर्ड्स को ई कोर्ट्स के साथ लिंक करना, ताकि जो केसेस हैं उनको आसानी से, इजी से और जल्दी से क्या किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर था, उसके लिए जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं उनको ट्रांसलेट किया लोकल लैंग्वेजेस में। जो भी 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे 8th शेड्यूल के अंदर, वहाँ पे उस लैंग्वेजेस में हमने क्या किया, लैंड रिकॉर्ड्स को ट्रांसलेट किया। ठीक है, ताकि ये बैरियर जो है लैंग्वेज का वो दूर हो सके, उसको ओवरकम करने के लिए। नाउ डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम डिफरेंट स्टेट्स का, तो यहाँ पे धरानी पोर्टल है, बहुभारती पोर्टल तेलंगाना का। ये लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करता है और मॉडर्नाइज करता है लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को। इसी तरह कावरी पोर्टल कर्नाटका का है, और बंगलार भूमि पोर्टल वेस्ट बंगाल का है। ठीक है। नाउ सुप्रीम कोर्ट्स कॉल फॉर सिस्टमैटिक रिफॉर्म, यहाँ पे कंक्लूसिव टाइटलिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से ये डायरेक्ट होके मतलब बोलते हैं कि एक कमेटी को क्रिएट किया जाए विद स्टेट पार्टिसिपेशन, जो एग्जामाइन करे किसको, इंटीग्रेट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रिजीम को विद कंक्लूसिव टाइटलिंग के साथ। ठीक है। जो ओल्ड लॉज हैं उनको अच्छे से रिफॉर्म किया जाए। ठीक है। उनका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांग बनाया जाए, उनको चेंज किया जाए, इंक्लूडिंग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट 1908, ठीक है, स्टम्प एक्ट 1899। और इन जो ये पुराने लॉज हैं इनको मॉडर्न, जो हमारे लॉज हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके बराबरी में लाया जाए। ठीक है। टू अलाइन देम विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आई बात समझ में। नाउ रेगुलेटरी अथॉरिटी, यहाँ पे परमानेंट रेगुलेटरी बॉडी को एस्टेब्लिश किया जाए फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। किस लिए? रजिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए, ताकि रियल टाइम असेसमेंट हो सके किसका, लैंड का, बाकी चीज़ों का। ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड लैंड टाइटलिंग, इट कैन क्रिएट सिक्योर, ट्रांसपेरेंट, टेम्पर प्रूफ लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जहाँ पे रिकॉर्ड जो है ये क्रिप्टोग्राफिकली लिंक होगा लेजर के साथ, जिसको कोई अल्टर नहीं कर पाएगा विदाउट डिटेक्शन, जो कि टाइटल को एनहेंस करेगा। इट एनहेंस इंटीग्रिटी ऑफ टाइटल रिकॉर्ड्स। ठीक है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड इम्यूटेबल डिजिटल लेजर है, मतलब इम्यूटेबल मीन्स इसको कोई अपडेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। ये हमारे रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखेगी, सिक्योरली रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस अक्रॉस नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये डाटा को ऑर्गेनाइज करेगी इनटू ब्लॉक्स। ठीक है। जो क्रिप्टोग्राफिकली लिंक होंगे इन अ चेन, इसमें क्रिप्टोग्राफिकली ये लिंक होगी चेन में, एंड रिकॉर्ड्स ट्रांसपेरेंट रहेंगे, टेम्पर प्रूफ एंड वेरीफेबल विदाउट सेंट्रल अथॉरिटी लाइक ए बैंक और गवर्नमेंट। ठीक है। इट कोल्ड इंटीग्रेट कैडेस्ट्रियल मैप, सर्वे डाटा, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स इनटू सिंगल वेरीफेबल एक्सेसिबल डिजिटल फ्रेमवर्क। यहाँ पे इन चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है। फ्रॉड्स को कम किया जाएगा, ट्रेसेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, और पब्लिक ट्रस्ट जो है लैंड ओनरशिप पे उसको एनहेंस किया जाएगा। आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, ये लेक्चर। तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल रूल्स 2025। ठीक है।
Now next topic is Digital Personal Data Protection Rules 2025. रिसेंटली गवर्नमेंट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 को नोटिफाई करती है ताकि जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है। नो की प्रोविजंस क्या है इन रूल्स के? तो ऑब्लिगेशन ऑन फ्यूजिटरीज, फ्यूजिटरीज पे कौन जिम्मेदारियां हैं कि वो कंसेंट नोट्स को इशू करें जो क्लियर हो, सिंपल हो और जो आइटमाइज्ड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करें, स्पेसिफिक पर्पस प्रोवाइड करें, पर्सनल डाटा जो है इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, एंड इन्हें ये भी बताना है कि जो पर्सनल डाटा जो विड्रावल कंसेंट है वो कैसे लिया जाएगा। ठीक है। नाउ एज ऑफ विड्रॉइंग कंसेंट ये ऐसा होना चाहिए जैसे हमने इस कंसेंट को दिया था। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ अगर कंसेंट दिया है तो ये लिया भी जाना चाहिए, इजी होना चाहिए। नाउ ये जो फ्यूजिटरीज हैं इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्हें जो पर्सनल डाटा है उसको इरेज भी करना है। अगर स्पेसिफाइड पर्पस पूरा हो जाता है तो उसके बाद पर्सनल डाटा को इरेज करना है। ठीक है। मिनिमम पीरियड फॉर रिटेंशन जो है वो 1 ईयर है। ठीक है, 1 साल की रिटेंशन पीरियड है। नाउ जो डाटा फ्यूजिटरीज हैं इनके ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि वो पर्सनल डाटा ब्रीच नोटिफिकेशन को इशू करें। ऑल अफेक्टेड पर्सनस को यहाँ पे क्या करना है, इन्फॉर्म करना है रिगार्डिंग दी डाटा ब्रीच विदाउट एनी डिले, और ये भी बताना है कि एक्चुअली व्हाट हैपन। ठीक है, आई बात समझ में? पॉसिबल इम्पैक्ट भी बताना है कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ इमीडिएट स्टेप्स लेने हैं इस इशू को एड्रेस करने के लिए। ये जिम्मेदारी किस पे है? फ्यूजिटरीज पे है। कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करना है वेबसाइट पे, पोर्टल पे, ताकि जो क्वायरीज हैं पर्सनल डाटा के रिलेटेड उनको हैंडल किया जाए। मैंडेटरी रिस्पॉन्स है 90 डेज़ की फॉर ऑल रिक्वेस्ट्स, एक्सेस, करेक्शन, अपडेट एंड इरेजर। ठीक है। बच्चों के जो पर्सनल डाटा हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देनी है। ठीक है, प्रोसेसिंग से पहले कंसेंट लेना है पेरेंट्स से, गार्डियंस से, ताकि जो बच्चों का डाटा है इसको प्रोटेक्ट किया जाए। इस पे छूट भी है अगर हेल्थ केयर, एजुकेशन, रियल टाइम सेफ्टी और प्रोटेक्शन है बच्चों की, तो वहाँ पे छूट भी है, कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। राइट्स कौन कौन से हैं इन रूल्स के अंडर? राइट टू नॉमिनेट अनदर पर्सन जो कि एक्सरसाइज करेगा डाटा राइट। राइट टू गिव और रिफ्यूज़ कंसेंट, इसमें विड्रॉवल भी है एट एनी टाइम। राइट टू नो हाउ पर्सनल डाटा इज़ यूज्ड। ठीक है। राइट टू एक्सेस पर्सनल डाटा जो फिशरीज के पास है। राइट टू करेक्ट एंड अपडेट पर्सनल डाटा। राइट टू इरेज पर्सनल डाटा इन सर्टन सिचुएशंस। ठीक है। तो यहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया भी है, इसमें 4 मेंबर्स हैं। ठीक है, एक डेडिकेटेड पोर्टल भी है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है जहाँ से सिटीजन्स कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। आई बात समझ में? की अदर प्रोविजंस की बात करते हैं। एनहेंस्ड ऑब्लिगेशंस हैं सिग्निफिकेंट डाटा फ्यूजिटरीज पे। इसमें मैंडेटरी पीरियोडिक डाटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट को भी इंक्लूड किया है। इंडिपेंडेंट ऑडिट्स वंस एवरी 12 मंथ। ठीक है, 12 मंथ में एक बार इंडिपेंडेंट ऑडिट भी होना चाहिए। स्ट्रिक्ट चेक्स होंगी जब कोई नई या फिर सेंसिटिव टेक्नोलॉजी यूज़ में आएगी। नाउ पर्सनस विद डिसेबिलिटी, इनके पर्सनल डाटा पे स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। नाउ डीपीडीपी एक्ट 2023 इसकी बात करते हैं। ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, ठीक है, डिजिटल पर्सनल डाटा की प्रोसेसिंग को लेकर, ताकि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और जो डाटा है इसका लॉफुल पर्पस से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, लॉफुल पर्पस के लिए जो यूज़ है डाटा का इसको इंश्योर किया जाए। इसके 7 कोर प्रिंसिपल हैं। ठीक है, 7 कोर प्रिंसिपल हैं। कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, पर्पस लिमिटेशन,
डाटा मिनिमाइजेशन, ठीक है, एक्यूरेसी, स्टोरेज मिनिमाइजेशन, सिक्योरिटी, सेफगार्ड एंड अकाउंटेबिलिटी, ये 7 कोर प्रिंसिपल हैं इसके। कुछ की डिफिनीशन से डाटा प्रिंसिपल कौन होता है? पर्सन जिसका डाटा यूज़ किया जा रहा है, यानी कि मैं हूँ, मेरा डाटा अगर कोई कंपनी यूज़ करेगी तो मैं डाटा प्रिंसिपल हूँ। डाटा फिजिटरीज, ये पर्सन, कंपनी, गवर्नमेंट एंटिटी होती है जो डाटा को प्रोसेस करती है। कंसेंट मैनेजर की बात करें तो ये एंटिटी होती है जो रजिस्टर होती है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी किस पे है? ये डिजिटल पर्सनल डाटा विद इन इंडिया जो प्रोसेस हो रहा है, डिजिटली कलेक्ट किया जा रहा है और बाद में इसको डिजिटाइज भी किया जा रहा है। प्रोसेसिंग अगर आउटसाइड इंडिया हो रहा है और ये लोग गुड्स और सर्विसेज इंडिया में घर प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता? पर्सनल डाटा यूज़ पे अप्लाई नहीं होता, और जो पब्लिकली अवेलेबल डाटा है उस पर ये यूज़ नहीं होता। कंसेंट की ज़रूरत है लॉफुल पर्पज़ के लिए, जब इस्तेमाल होगा, प्रोसेस होगा विद द डाटा प्रिंसिपल्स कंसेंट, ठीक है। कंसेंट कहाँ पे ज़रूरत नहीं है? गवर्नमेंट बेनिफिट सर्विसेज और मेडिकल इमरजेंसी के लिए कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया ये क्या करता है? ये मॉनिटर करता है और ये पेनल्टीज़ को इम्पोज भी करता है, ठीक है। तो पेनल्टीज़ क्या क्या है यहाँ पे? 250 करोड़ की पेनल्टी है अगर एंटिटी फेल हो जाती है सिक्योरिटी सेफ गार्ड करने में, ठीक है। अगर ये फेल हो जाते हैं, डाटा ब्रीच हो जाता है। 200 करोड़ की पेनल्टी है अगर ये बोर्ड को नोटिफाई नहीं करेंगे या फिर इंडिविजुअल जो अफेक्टेड हुए हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल को ये नोटिफाई नहीं करेंगे डाटा ब्रीच के रिगार्डिंग, या फिर ये कोई ओब्लिगेशंस जो कि रिलेटेड टू चिल्ड्रन हैं, जो जिम्मेदारियां इन पे आयद हैं रिगार्डिंग दी पर्सनल डाटा ऑफ चिल्ड्रन, अगर वो ब्रीच हो जाता है तो ये इन्फॉर्म नहीं करते बोर्ड को या फिर अफेक्टेड इंडिविजुअल को, तो 200 करोड़ का इन पे फाइन है। 50 करोड़ अगर ये किसी एक्ट को या रूल को वायोलेट करते हैं, ठीक है। नीड क्या है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन को लेकर? सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। आई बात समझ में? इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नाउ प्रिवेंट ऑफ डाटा मिसयूज एंड एक्सप्लॉयटेशन, डाटा जो है इसको मिसयूज़ किया जा सकता है फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए एंड मैनिपुलेशन के लिए। तो इस वजह से जो मिसयूज़ है डाटा का, इसको प्रिवेंट करना है। यहाँ पे 33,000 एडिशनल साइबर केसेस रिपोर्ट हुए हैं इन 2023 कंपेयर टू 2021। साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है, ठीक है। हैकर्स जो हैं वो टारगेट करते हैं लार्ज डाटा सेट्स को। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स इंक्रीज़ हुए हैं इंडिया में 10.29 लाख इन 2022 टू 22.68 लाख इन 2024, ठीक है। आई बात समझ में? ट्रस्ट को बिल्ड करना है डिजिटल इकानमी में। तो डिजिटल इकानमी जो है इंडिया की, ये ग्रोइंग इकानमी है, ठीक है, और इसको कम्पिटिटिव बनाना है ग्लोबली। तो इंडिया की जो डिजिटल इकानमी है वो 11.74% है जीडीपी का इन 22 एंड 23। वुलनरेबल ग्रुप्स को सेफगार्ड करना है, इसमें बच्चे हैं, एल्डरली हैं, वुमेन हैं, जो कि सबसे ज़्यादा वुलनरेबल हैं डाटा ब्रीच को लेकर, ऑनलाइन हरासमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन। इथिकल यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन को इंश्योर करना है, फेयर एल्गोरिदम एंड ह्यूमन ओवरसाइट, ठीक है। ना क्रिटिसिज्म क्या है इस डीपीडीपी रूल्स को लेकर? यहाँ पे बोर्ड ने छूट दी है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? छूट दे सकती है नोटिफाइड एजेंसी को फॉर रीजंस लाइक सिक्योरिटी, सेक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। राइट्स यहाँ पे मिस हैं, जो रूल्स हैं ये राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी को भूल चुके हैं और राइट टू बी फॉरगेटन इसको भी ये भूल गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
हाई कंप्लायंस कास्ट है और ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। इस वजह से जो बिज़नेस ग्रोथ है इस पे दबाव दबाव पड़ सकता है, प्रेशर पड़ सकता है। और इनोवेशन जो है डाटा हैवी बिजनेसेस पे, वहाँ पे प्रेशर पड़ सकता है। ना अदर की इनिशिएटिव्स क्या हैं जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं डिजिटल डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। के एस पुत्तास्वामी जजमेंट 2017, इसमें राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था अंडर आर्टिकल 21। ठीक है। जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी 2017, डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन हेल्थ केयर एक्ट दिशा, ये क्या करता है, ये हेल्थ केयर डाटा को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। ठीक है। साइबर साइबर सिक्योरिटी डायरेक्शंस अप्रैल 2022। तो ये अदर इनिशिएटिव्स हैं डिजिटल डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस को लेकर है। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मैं स्लो चल रहा हूँ तो आप 2x की स्पीड में वीडियो को चला सकते हो। ठीक ठीक है। नाउ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने रिसेंटली अनवील किया है इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस को अंडर दी इंडिया एआई मिशन। किसके अंडर? इंडिया एआई मिशन के अंडर। नाउ इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस की बात करते हैं तो ये हमें रोबस्ट गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं फॉर फास्टर कटिंग एज इनोवेशन को लेकर। ठीक है। और सेफली डेवलप एंड डिप्लॉय एआई फॉर ऑल। ठीक है। सेफली डिप्लॉय करना है, डेवलप करना है एआई हर किसी के लिए। और जो रिस्क है एआई की, रिस्क से इंडिविजुअल्स के लिए, सोसाइटी के लिए, उनको रोकथाम करना। ठीक है। उनको माइटिगेट करना, ये भी इन गाइडलाइंस में वाज़ह बताया गया है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क टू माइटिगेट गाइडलाइंस, यहाँ पे हाई लेवल बॉडी है एआई गवर्नेंस ग्रुप, जो कि ओवरऑल पॉलिसी फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ एआई गवर्नेंस है इंडिया में। ठीक है। जो ओवरऑल पॉलिसी को बनाएगी अक्रॉस ऑल एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेक्टोरल रेगुलेटर्स, आरबीआई है, सीबी है। ठीक है। टीआरएआई है, सीसीआई है। फॉर इशूइंग सेक्टर स्पेसिफिक रूल्स, ये क्या करेंगी? इस सेक्टर स्पेसिफिक रूल्स को इशू करेंगी। ठीक है। गवर्नेंस को हैंडल करेंगे अपने अपने डोमेन में, अपने अपने एरिया में। एडवाइजरी बॉडीज, नीति आयोग, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी। ठीक है। ये भी सपोर्ट करेगा एआई गवर्नेंस ग्रुप को विद रेगुलर ब्रीफिंग्स एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइस ऑन एआई गवर्नेंस। कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज़ भी हैं जैसे कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर एट्सेट्रा। ठीक है। ये स्टैंडर्ड्स को डेवलप करेंगे इन रिलेशन टू एआई, रिस्क टैक्सोनॉमीज एंड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स एट्सेट्रा। ठीक है। 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, सूत्राज हैं फॉर इथिकल एंड रेस्पॉन्सिबल एआई। ट्रस्ट इज द फाउंडेशन, पीपल फर्स्ट, इनोवेशन आवर रेस्ट्रेंट। ठीक है। फायरनेस एंड इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल बाय डिज़ाइन, सेफ्टी, रेजिलेंस एंड इसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। ये 7 सूत्राज हैं, प्रिंसिपल 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। नाउ इश्यूज़ क्या हैं एआई गवर्नेंस को लेकर? सबसे पहले डिजिटल डिवाइड, रूरल और अनडिजर्व्ड रीजन्स, यहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हाई कॉस्ट ऑफ डिप्लॉइंग एआई सॉल्यूशंस, अनइवन अडाप्टेशन ऑफ एआई, क्योंकि यहाँ पे वीक कंप्यूटिंग एक्सेस है इन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर,
पब्लिक सर्विस एट्सेट्रा। तो इस वजह से यहाँ पे यूनिफॉर्म अडॉप्टेशन ऑफ एआई जो है वो नहीं हो रहा। ये यूनिफॉर्म अडॉप्टेशन ऑफ एआई को रोक रहा है। एज पर इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2024, 51% रूरल पॉपुलेशन अभी भी इनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, एआई को ट्रेन किया जाएगा अगर किस बेसिस पे, ऑन द बायस्ड डाटा। ठीक है। तो बायस्ड डाटा पे अगर एआई को ट्रेन करेंगे तो ये डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स को प्रोड्यूस करेगा इन वेलफेयर एंड पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है। तो इस वजह से जो एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटीज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो हैं उन पे बुरा असर पड़ेगा। ठीक है। विदाउट प्रॉपर सेफ गार्ड्स। आई बात समझ में। ना ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। एआई का जो ओपेक्यू ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, ये हिंडर कर सकता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को, स्पेशली इन वेलफेयर एंड लॉ इन्फोर्समेंट में। और यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा टू assess decisions and hold institutions answerable without clear audit mechanism. Cyber security, cyber attacks, data manipulation, and model hijacking कैन टारगेट एआई सिस्टम। ठीक है। ये किसको टारगेट करेगा? एआई सिस्टम को टारगेट करेगा। तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो डिसरप्ट हो सकती है। ठीक है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। एआई एनेबल्ड गवर्नेंस जो है इस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। नो पॉलिसी एंड रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पे अर्जेंट ज़रूरत है एग्जिस्टिंग सेक्टोरल लॉज को रिव्यू करने की, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें और जो रेगुलेटरी गैप्स हैं उनको फिल कर सकें जो अराइज हुए हैं एआई एनेबल्ड डिसीजन मेकिंग से। ठीक है। पर्टिकुलरली इन सेंसिटिव डोमेन्स जैसे कि हेल्थ केयर है, फाइनेंस है। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज, एआई मॉडल्स जिनको ट्रेन किया जाता है ऑन कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट कंसेंट, तो इस वजह से क्या होगा, जो पब्लिशर्स हैं इनका रेवेन्यू लॉस हो सकता है। देखो, गूगल ने एक फ्यूचर प्रोवाइड किया है एआई ओवरव्यू। इस फ्यूचर की वजह से जो पब्लिशर्स हैं इनका रेवेन्यू जो है वो लॉस हुआ है। ठीक है। मिसयूज, मालिशियस यूज़ ऑफ एआई जैसे कि डीप फेक है, डाटा पॉइजनिंग, एडवर्सरियल अटैक एंड एआई ड्रिवन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर सकते हैं, पब्लिक सेफ्टी को अंडरमाइन करेंगे और जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको अंडरमाइन करेंगे। ठीक है। नौ इनिशिएटिव्स जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं फॉर एआई गवर्नेंस, इंडिया की बात करते हैं। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई, ठीक है, ये यहाँ पे नीति आयोग एआई फॉर ऑल स्ट्रेटजी की बात कर रहा है जो फोकस करता है ऑन एआई इन सेक्टर लाइक हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो कि हमने ऊपर पढ़ा, ये डिजिटल डाटा को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड अडाप्टेशन ऑफ एआई, ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादातर फोकस करता है, इंक्लूजन पे, डाइवर्सिटी पे एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे। ठीक है। इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। ना ग्लोबल की बात करें तो यूरोप्स एआई एक्ट 2024, ये पहला मेजर रेगुलेशन है यूरोप का एआई पे। तो इसने कैटेगराइज किया है एप्लीकेशंस को इनटू 4 रिस्क लेवल्स: अनएक्सेप्टेबल, हाई रिस्क, लिमिटेड रिस्क एंड मिनिमल रिस्क। बिलियर्डली डिक्लेरेशन 2023, इसको साइन किया है 28 कंट्रीज़ ने 28 कंट्रीज़ ने एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है। G7 पैक्ट ऑन एआई 2023, ठीक है, इसका मकसद है पब्लिश करना ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ एआई सिस्टम।
नाउ OECD AI प्रिंसिपल्स 2019, ये फर्स्ट इंटरगवर्नमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं एआई पे। एंड ये इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, इनोवेटिव ट्रस्ट वर्दी एआई को प्रमोट करते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करे एंड इट रेस्पेक्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ अबाउट इंडिया एआई मिशन के बारे में जानते हैं। इसको लॉन्च किया गया था 2024 में। It aimed to build a comprehensive ecosystem that foster AI innovation by democratizing computing access। ठीक है, तो comprehensive इकोसिस्टम डेवलप करना है जो कि एआई इनोवेशन को फास्टर करे और कंप्यूटिंग एक्सेस को डेमोक्रेटाइज करे। ठीक है, और यहाँ पे 10,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी डिप्लॉय किया गया है फॉर एडवांस एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये बता रहा है कि यहाँ पे 10,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स को डिप्लॉय किया जाए फॉर एडवांस एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं ये पावरफुल कंप्यूटर चिप है जो प्रोसेस करती है इमेजेस को, ग्राफिक फास्टर को एंड ग्राफिक फास्टर रन करती है एआई प्रोग्राम्स को, कम्प्लेक्स टास्क्स को हैंडल करना मोर इफिशेंटली देन रेगुलर प्रोसेसर। ठीक है, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। कौन, इंडिया एआई मिशन। ठीक है, आई बात समझ में। एंड इम्प्लीमेंटेड बाय इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन अंडर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ 7 पिलर्स ऑफ इंडिया एआई मिशन। तो इंडिया एआई कंप्यूट एनहेंसिंग computational resources for AI development, India AI Innovation Center fostering innovation and research in AI technology, India AI Dataset Platform providing a comprehensive platform for AI dataset, India AI Application Development Initiative supporting the development of AI application across sectors, India AI Future Cycle equipping the workforce with necessary AI skills। ठीक है, एंड इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एआई स्टार्टअप्स को, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई। ठीक है, इसका काम है इंश्योर करना इथिकल एंड सिक्योर यूज़ ऑफ एआई। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ट्राइब्यूनल्स को लेकर है। तो न्यूज़ में किस वजह से है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को स्ट्रक डाउन किया जो कि अपॉइंटमेंट्स, टेन्योर एंड सर्विस कंडीशंस के रिलेटेड था। ठीक है, जो मेंबर्स हमारे ट्राइब्यूनल्स में होते हैं उनकी सर्विस, टेन्योर एंड उनका अपॉइंटमेंट, उसके रिगार्डिंग ये जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 का था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। नाउ की हाइलाइट्स क्या हैं, लेजिस्लेटिव अवर राइट्स, अवर जुडिशियल डायरेक्शंस। एज पर सुप्रीम कोर्ट, जो ये 2021 का एक्ट है ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के अगेंस्ट है। ठीक है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। नो इससे पहले 2020 में मद्रास बार एसोसिएशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिब्यूनल रूल 2020 है उसको स्ट्रक डाउन किया था। फिर 2021 में दोबारा मद्रास बार एसोसिएशन केस 5 हुआ था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021 को स्ट्रक डाउन कर दिया। ठीक है, नाउ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये अगेंस्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी के। जो एक्ट है ये फेल हो चुका है। यहाँ पे जो आइडेंटिफाइड डिफेक्ट्स थे, जो प्रायर जजमेंट्स में डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया था, तो ये एक्ट ने इस डिफेक्ट को रिमूव ही नहीं किया।
और इन्होंने रिमूव करने के बजाय इनको री एनेक्ट कर दिया अंडर न्यू लेबल्स। ठीक है, न्यू लेबल्स के अंडर इनको क्या कर दिया, न्यू लेबल्स के साथ दोबारा री एनेक्ट कर दिया। आई बात समझ में? नो, जो कि वायोलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस को। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है उसको वायोलेट करता है। ठीक है, नाउ प्रेजेंट स्टेटस की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक पार्लियामेंट नया एक्ट को इनेक्ट नहीं करता और ये जो डायरेक्शंस प्रीवियस जजमेंट्स में दी गई हैं इनको इफेक्ट में नहीं लाता, तब तक जो भी डायरेक्शंस दी गई हैं मुंबई बार एसोसिएशन केस 4 और 5 में वो कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन होना चाहिए। यूनियन से कहा कि वो नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन को बनाए विद इन 4 मंथ्स। ठीक है ना, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इसकी बात करते हैं। यहाँ पे टर्म की अगर बात करें तो 4 इयर्स एंड मिनिमम एज लिमिट जो है अपॉइंटमेंट के लिए वो 50 इयर्स रखी गई है। ठीक है, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो कि रिकमेंडेशन देगी रिगार्डिंग दी चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, उसके रिगार्डिंग ये जो कमेटी है ये क्या देगी, रिकमेंडेशन देगी। तो इसमें कंपोजिशन कौन कौन सा होगा? चेयरपर्सन इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और सुप्रीम कोर्ट का जज जिसको सीजीआई अपॉइंट करेगा। 2 मेंबर्स ये सेक्रेटरीज होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। एंड एक मेंबर, अगर हम चेयरपर्सन को अपॉइंटमेंट करने की बात करेंगे तो यहाँ पे आउटगोइंग चेयरपर्सन होना चाहिए ट्रिब्यूनल का। अगर मेंबर की बात होगी तो यहाँ पे सेटिंग चेयरपर्सन होगा ट्रिब्यूनल का। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बताया था? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जो 4 इयर्स की टर्म है ये इनसफिशेंट है, ये इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल के लिए इनसफिशेंट है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मेंबर्स के पास एटलीस्ट 5 इयर्स की जो टर्म है वो होनी चाहिए। ठीक है, और लायर्स के पास मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है, रूल 2020 जो है ये फेल हो चुके हैं जुडिशियल डोमिनेंस को इंश्योर करने में। ठीक है, नेशनल ट्रिब्यूनल कमेटी ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि सुपरवाइज करेगी अपॉइंटमेंट्स, फंक्शनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल जो नीड्स हैं ट्रिब्यूनल्स की उसको ये सुपरवाइज करेगी। ठीक है, बात समझ में आई? नो, ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया इसकी बात करते हैं। ट्रिब्यूनल जो है ये एक जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन हैं जिनको हम लॉ के थ्रू एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, ये हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं फॉर फास्टर एडजुडिक्शन कंपेयर टू ट्रेडिशनल कोर्ट्स। यहाँ पे केसेस को जल्दी निपटाया जाता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कोर्ट्स। हिस्ट्री की बात करें तो 1941 में, ठीक है, यहाँ पे पहला ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश होता है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। नो, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये 2 आर्टिकल्स को इंसर्ट करता है। आर्टिकल 323A 323B जो कि ट्रिब्यूनल्स के साथ डील करते हैं। आर्टिकल 323A ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाए सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, जो कि रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स के रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको हल करे। ठीक है, आर्टिकल 323B, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कुछ सर्टन सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि टैक्सेशन है, लैंड रिफॉर्म्स है,
जिसके लिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ट्रिब्यूनल बना सकती है लॉ के थ्रू। तो 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सब्जेक्ट मैटर जो कि आर्टिकल 323 के अंडर हैं, ये एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है एनी सब्जेक्ट मैटर जो कि हमारे 7th शेड्यूल में है। ठीक है, नो अपील्स करंटली ट्रिब्यूनल्स को क्रिएट किया गया है बोथ एज सब्स्टिट्यूट्स टू हाई कोर्ट्स एंड सबॉर्डिनेट टू दी हाई कोर्ट्स। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट्स टू हाई कोर्ट्स से यहाँ से अपील जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। फ्रॉम ट्रिब्यूनल लाई डायरेक्टली विद सुप्रीम कोर्ट एंड इन केस ऑफ सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट्स तो इसको कॉरस्पॉन्डिंग हाई कोर्ट जो है इस अपील को कौन सुना सकता है? कॉरस्पॉन्डिंग हाई कोर्ट। इन चंदन कुमार केस 2017, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो अपील्स होंगी ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट में, ठीक है, उनको अलाउ किया जाएगा इन डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स की जो डिवीजन बेंच है वहाँ पे इनको अलाउ किया जाएगा। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है ट्रिब्यूनल्स का? सबसे पहले स्पेशलाइजेशन। तो हर एक ट्रिब्यूनल के पास एक स्पेसिफिक हम ये कह सकते हैं जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, टू हियर एंड डिसाइड केसेस। ठीक है, तो इसके साथ साथ ट्रिब्यूनल्स के पास अपेलेट जुरिस्डिक्शन भी है। ठीक है, तो ये डिसीजंस को अपील्स को ले सकती हैं फ्रॉम लोअर अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट बॉडीज से। ठीक है, स्पीडी रेजोल्यूशन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में जहाँ पे टाइमली डिसीजंस क्रूशल हैं वहाँ पे ये बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, केसेस को रिजॉल्व करते हैं। जैसे कि सर्विस मैटर है, टैक्स डिस्प्यूट्स हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, यहाँ पे ये बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, केसेस को ख़त्म कर देते हैं। नव जो केस लोड है उसको कम करते हैं। ट्रेडिशनल केसेस पे बहुत सारा केस लोड है, तो ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये इस केस लोड को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो जुडिशल बैकलॉग्स को ये एड्रेस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये जोग्राफिकली इनके ब्रांचेस फैले हुए हैं डिफरेंट एरियाज़ में, तो ये एक्सेसिबल भी हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो एफिशिएंसी भी इनकी बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये बहुत तेज़ी से सर्विस रिलेटेड मैटर्स को हल करती है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। नाउ की डेवलपमेंट्स इन इंडियन ट्रिब्यूनल सिस्टम। तो की डेवलपमेंट्स की बात करें 1969 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1969 में क्या हुआ था, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश किया जाए एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। नाउ सौरन सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को सेटअप किया जाए एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। ठीक है, तो फिर इसी वजह से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पास किया गया 1980। ठीक है, बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स को एस्टेब्लिश किया गया अंडर दी डिफरेंट एक्ट्स। इसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी है, सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है फॉर अपील्स और फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन एट्सेट्रा। नाउ 2017 की बात करें तो फाइनेंस एक्ट रिकॉग्नाइज ट्रिब्यूनल्स बेस्ड ऑन फंक्शनल सिमिलरिटीज़। तो यहाँ पे इनको रिड्यूस करके इनका नंबर रिड्यूस किया 26 to 19। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ 2021 की अगर हम बात करें तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स लाई गई। ठीक है, एक बिल लाई गई, तो इसमें 9 ट्रिब्यूनल्स को अबॉलिश कर दिया और इनका जो पावर है उसको ट्रांसफ़र कर दिया। इनका जो फंक्शन है वो एग्जिस्टिंग जुडिशल बॉडीज़ को ये इनके जो फंक्शन है वो ट्रांसफ़र कर दिए, मेनली हाई कोर्ट्स को। आई बात समझ में? नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बिटवीन जुडिशियल
independence and parliamentary sovereignty in India. सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। तो पावर हमारा डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। लेजिस्लेचर, अगर हम बात करें तो एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, ठीक है। इन तीनों के अपने अपने फंक्शंस हैं। पार्लियामेंट डिबेट करता है पॉलिसीज़ पे, फाइनेंशियल एलोकेशन पे, इश्यूज़ को इम्प्लीमेंट करने पे, ठीक है। और जुडिशरी जो है ये डिसाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एंड लीगलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शंस, कि जो एग्जीक्यूटिव है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट दोनों इन्फीरियर हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। दोनों इन्फीरियर किसके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना है। नाउ जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13 ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को फ्रॉम मेकिंग लॉज जो कि वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, एंड थ्रू जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी जो है ये डिक्लेयर कर सकती है किसी भी लॉ को एज वायोलेटिव अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हों, और सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट पे लिमिटेशंस भी हैं। अमेंडिंग पावर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का जो अमेंडिंग पावर है उस पर लिमिट्स भी हैं। तो क्या क्या लिमिट्स हैं, देखो यहाँ पे हाफ ऑफ मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, बोथ हाउसेस में, और एटलीस्ट टू थर्ड मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये क्राइटेरिया है। हाफ ऑफ, मोर देन हाफ ऑफ का क्राइटेरिया है। एडिशनली यहाँ पे रेटिफिकेशन की ज़रूरत है। मोर देन हाफ ऑफ स्टेट्स, अगर ये अमेंडमेंट्स जो स्टेट का पावर है या जुडिशरी का पावर है इसको इफेक्ट करता है, तो उस समय क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ स्टेट से रेटिफिकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। नाउ तो इम्यूनिटी टू द मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है, प्रोटेक्शन दी है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, जो कि इम्यूनिटी को एंजॉय करते हैं फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स फॉर एनीथिंग दे सेड और वोट इन द पार्लियामेंट, ठीक है। आई बात समझ में। नाउ कंक्लूजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे रेस्पेक्ट होना चाहिए, हेल्दी कन्वेंशन रेस्पेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ ईच इज़ एसेंशियल, ठीक है। दोनों को क्या होना चाहिए, दोनों की बाउंड्रीज का रेस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये इंश्योर करना चाहिए कि कोई एक इंस्टीट्यूशन एब्सोल्यूट पावर होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। जितना पावर लेजिस्लेचर के पास है उतना एग्जीक्यूटिव के पास भी है और उतना जुडिशरी के पास भी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नाउ लीगल एड की बात करते हैं, लीगल एड इन इंडिया। तो न्यूज़ में किस वजह से है, रिसेंटली लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 इसको इम्प्लीमेंट किया गया था ऑन 9th ऑफ नवंबर, जिसको हम नेशनल लीगल सर्विस डे भी मनाते हैं। 1995 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। और इसके 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन से आज तक कितने साल हो चुके हैं, 30 साल हो चुके हैं, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। नाउ जर्नी देखते हैं लीगल एड की इंडिया में। 1949 में क्या हुआ, जो बम्बई गवर्नमेंट कमेटी है इन्होंने जोर दिया कि जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे। इसमें कोर्ट फ़ी और लॉयर फ़ी को कवर किया गया था, ठीक है। नाउ 1958
14th लॉ कमीशन रिपोर्ट, ठीक है, ये जोर देती है फ्री लीगल एड वाज द स्टेट्स ऑब्लिगेशन, यानी कि स्टेट की जिम्मेदारी है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। नो, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल एड 1970 एंड एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट 1973, इसको चेयर करते हैं वी आर कृष्णा अय्यर, ठीक है, और ये सपोर्ट करता है स्टैचुटरी बेस फॉर लीगल एड, ठीक है, स्टैचुटरी बेस फॉर लीगल एड को सपोर्ट करती है ये एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल एड, ठीक है। नो, 1976 की बात करें, लीगल एड को फॉर्मलाइज किया गया था अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे आर्टिकल 39A को इंसर्ट किया गया, ठीक है। 1980 में कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन लीगल एड सर्विस, इसको एस्टेब्लिश किया जाता है अंडर द जस्टिस PN भगवती टू मैनेज लीगल एड प्रोग्राम्स नेशन वाइड। किस लिए? लीगल एड्स को लीगल एड प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए, तो इस कमेटी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। नाउ 1987 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 को इनेक्ट किया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं फ्री लीगल एड के, आर्टिकल 39A, ठीक है, इसको इंसर्ट किया जाता है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, ठीक है, कि जो स्टेट है ये फ्री लीगल एड को सिक्योर करे। नाउ आर्टिकल 21 की बात करें, तो आर्टिकल 21 में राइट टू फ्री लीगल एड जो है ये एक फंडामेंटल राइट है, किसके साथ? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ। नाउ आर्टिकल 22 क्लॉज 1, ठीक है, ये गारंटी प्रोवाइड करता है जो अरेस्टेड पर्सन होता है उसके पास हक है, वो कंसल्ट कर सकता है एंड डिफेंड कर सकता है बाय लीगल प्रोटेक्शन प्रैक्टिशनर्स के ज़रिए बाय हिज और हर चॉइस, ठीक है। नाउ आर्टिकल 14, नो पर्सन इज डिनाइड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन इंडिया, ठीक है, ये बात समझ में। ये आर्टिकल 39A, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। नाउ लीगल सर्विस एक्ट 1987 के बारे में जानते हैं। एक्ट एस्टेब्लिश करता है 3 टायर सिस्टम टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज। इसमें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी आती है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। नलसा का जो नलसा है इसको कौन हेड करता है? इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करता है। इसी तरीके से अगर हम स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात करें तो इसको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो हेड करता है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो इसको डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो हेड करता है। 3 टायर सिस्टम है ये, ठीक है। नलसा, सलसा, डलसा, आई बात समझ में? ओके। ना कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं? मेंबर्स ऑफ SC/ST, वुमेन, चिल्ड्रन, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग और डिजास्टर, ठीक है, मेंटली इल, डिसेबल्ड, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, पर्सनस इन कस्टडी, ठीक है, और जिनकी इनकम बिलो होगी 5 लाख फॉर सुप्रीम कोर्ट केसेस। और स्टेट जो है वो डिसाइड करेगा थ्रेश होल्ड एलिजिबिलिटी फॉर अदर थिंग्स, ठीक है, थ्रेश होल्ड फॉर एलिजिबल अंडर द एक्ट जो कि वेरी करता है फ्रॉम 1 लाख to 3 लाख, आई बात समझ में? नो, जो ये लीगल सर्विस एक्ट 1987 है ये बताता है यहाँ पे
लोक अदालतों को भी इस्टेब्लिश किया जाए। लोक अदालत एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। इसको आर्टिकल के एंड में देखेंगे, ठीक है। नाउ नलसा का क्या रोल है? पॉलिसी एंड स्कीम को डेवलप करना, ठीक है। नलसा पॉलिसीज़ को बनाता है और स्कीम्स को फ्रेम करता है फॉर लीगल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। इसका काम है विक्टिम को कंपनसेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, थ्रू स्कीम्स लाइक कंपनसेशन स्कीम फॉर वुमेन विक्टिम, सर्वाइवल ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और अदर क्राइम्स। नलसा का मकसद है कंपनसेशन प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना वुमेन को जो कि विक्टिम्स हैं, या फिर सर्वाइवल ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड अदर क्राइम्स, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, ना आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे इसका मैंडेट है कि स्टैंडर्डाइज्ड सिलेक्शन प्रोसेस हो फॉर लायर्स एंड इसका मतलब मैंडेट है कि ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को डेवलप करना फॉर लीगल सर्विस लायर्स एंड पैरा लीगल वॉलंटियर्स। प्रिसन लीगल एड ओवरसी करना फंक्शन किसका? जेल लीगल एड क्लिनिक्स का इन ऑल प्रिजन्स, ठीक है। लीगल एड एंड असिस्टेंस, इसमें रिप्रेजेंटेशन, फी पेमेंट्स, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, ड्राफ्टिंग एंड ट्रांसलेशन भी इंक्लूड है, ठीक है। तो सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स इन प्रोसीडिंग्स, इसके प्रोविजंस को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक। सोशल जस्टिस एंड लिटिगेशन, तो नलसा ने फाइल किया है पीआईएल को, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क 2014 के जजमेंट में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है इनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया, ठीक। नाउ चैलेंजेस क्या हैं इस लीगल एड को लेकर इंडिया में? नाउ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लीगल लिटरेसी, ओनली 50% ऑफ रूरल रेजिडेंट्स जानते हैं कि फ्री लीगल सर्विस जैसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, लीगल एड टू पुअर, ये पुअर लीगल बन जाता है, पुअर लीगल एड बन जाता है ड्यू टू इनएडुकेट रिन्यूमरेशन एंड हाई वर्कलोड, ठीक है। अंडर फंडिंग, तो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट 2024 यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडिया का पर कैपिटा फ्री लीगल एड है, फ्री लीगल एड स्पेंडिंग है, वो क्रिटिकली लो है, जस्ट 0.75 पर कैपिटा एनुअली, ठीक है, 0.75 रुपीज़ पर कैपिटा एनुअली। नाउ डिजिटल डिवाइड, तो कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे कि टेली लॉ है जो कि एग्जिस्ट करता है, आई बात समझ में, लेकिन ये लिमिटेड एरिया में है। अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे लो डिजिटल लिटरेसी है, इन एडुकेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओनली 33% रूरल इंडिया के जो लोग हैं इनके पास इंटरनेट एक्सेस है, वाहिल 67% अर्बन एरियाज़ के जो लोग हैं इनके पास इंटरनेट का एक्सेस है। लिमिटेड फिजिकल आउटरीच, एक लायर कम से कम 10,000 रूरल लोगों के लिए है, वहीं एक लायर 1,000 अर्बन लोगों के लिए है। इस वजह से स्ट्रॉन्ग लीगल एड सिस्टम की ज़रूरत है, बेटर पब्लिक अवेयरनेस, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ काउंसिल एंड एनहेंस्ड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी, ठीक है।
और नीड बेस्ड अप्रोच को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है फॉर वुलनरेबल ग्रुप्स, ताकि इनको जस्टिस का एक्सेस मिल सके। आई बात समझ में। ना लोक अदालत की बात करते हैं। लोक अदालत ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर्म है, ठीक है, जो कि पेंडिंग और प्री लिटिगेशन केसेस को सेटल करते हैं और इनको रिड्यूस करने का काम करते हैं। और जो जुडिशल पेंडेंसी है केसेस की, उसको रिड्यूस करने का काम है इस लोक अदालत का, ठीक है। सबसे पहले लोक अदालत कहाँ पे हुई? गुजरात में 1982 में, ठीक है। तो इसको स्टैचुटरी स्टेटस दिया गया था अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 में, ठीक है, जिसको बाद में अमेंड भी किया गया था 2002 में। तो किस लिए? परमानेंट लोक अदालतों को एस्टेब्लिश करने के लिए। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ लोक अदालत हैं। स्टेट लोक अदालत, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है एज पर द लोकल कंडीशंस एंड नीड्स। नेशनल लोकल अदालत, इनको कंडक्ट किया जाता है क्वार्टरली फॉर सेटलमेंट इन ऑल कोर्ट्स इन 1 डे, ठीक है, एक दिन में। ना परमानेंट लोक अदालत, तो इनको एस्टेब्लिश किया जाता है मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, टू प्रोवाइड कंपल्सरी प्री लिटिगेटिव मैकेनिज्म टू डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, ठीक है। जो लोक अदालत हैं ये हैंडल करते हैं कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस को, ठीक है, और इसके साथ साथ अदर डिस्प्यूट्स को, जैसे कि लेबर डिस्प्यूट्स हैं, इनको ये हैंडल करते हैं, ठीक है। नो इंडियाज लीगल एड सिस्टम हैज़ रिच्ड 44.22 लाख पीपल, ठीक है, ये 2022 टू 25 है, ठीक है। एंड यहाँ पे 23.58 करोड़ केसेस को रिजॉल्व किया गया है थ्रू लोक अदालत, ठीक है। जो भी अवार्ड यहाँ से आएगा वो फाइनल होगा और बेंडिंग होगा, ठीक है, विद नो अपील, ठीक। इसके पास सिविल कोर्ट के पावर्स हैं लोक अदालत के पास, और ये अपने प्रोसीजर्स को भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई कोर्ट फीस नहीं है। आई बात समझ में। नाउ दोनों साइड क्या कर सकते हैं? ये डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं किनके साथ? जजेस के साथ। आई बात समझ में। यहाँ पे प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, शॉर्ट न्यूज़ की ओर। नाउ न्यूज़ इन शॉर्ट की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट ऑन असेंट टू बिल, ठीक है। तो एक 5 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का बैठता है इन 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143, ठीक है। तो इस बेंच ने ये बताया कि कोर्ट जो है वो टाइमलाइन को इम्पोज नहीं कर सकता फॉर डिसीशंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑन ग्रांटिंग असेंट टू दी बिल्स, ठीक है, अंडर आर्टिकल 200 एंड 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कोर्ट कोई भी टाइमलाइन इम्पोज नहीं कर सकता कि गवर्नर को इस टाइम लिमिट के अंडर बिल को असेंट देना है। इससे पहले अगर हम बात करें अप्रैल 2025 की, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट जो है वो बताया था फॉर गवर्नर एंड प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन बिल्स अंडर आर्टिकल 200 एंड 201, ठीक है। आर्टिकल 143 की अगर हम बात करें तो इसमें प्रेसिडेंट जो है वो ओपिनियन को ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से ऑन सिग्निफिकेंट लीगल और फैक्चुअल क्वेश्चंस पे, ठीक है। नाउ आर्टिकल 200 एंड 201 की बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 200 क्या बताता है? जब बिल पास करेगा स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये जो बिल है ये कहाँ जाएगी? ये गवर्नर के पास जाएगी असेंट के लिए, ठीक है। तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शन हैं। कितने? 4 ऑप्शन। गवर्नर जो है ये बिल को असेंट देते हैं, ठीक है। तो बिल क्या है?
वो लॉ बनेगी, या फिर गवर्नर अपने असेंट को होल्ड करके रख सकते हैं और बिल जो है कम्प्लीटली रिजेक्ट हो जाएगी, या फिर गवर्नर बिल को दोबारा वापस भेजेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने फॉर रिकन्सिडरेशन, एंड गवर्नर बिल को रिजर्व रख सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए फॉर हिज कंसिडरेशन। किसके लिए? प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। नाउ आर्टिकल 201, आर्टिकल 201 में क्या है, यहाँ पे जब लेजिस्लेचर बिल को पास करेगा, ठीक है, तो बिल जो है ये गवर्नर के पास जाएगी, तो गवर्नर बिल को रिजर्व करेगा किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट के पास अब यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, ठीक है, बिल को असेंट देना, तो बिल क्या बनेगी? कानून बनेगी, या बिल को अपने पास होल्ड करके रखना, या फिर बिल को वापस रिटर्न करना लेजिस्लेचर के सामने फॉर कंसिडरेशन। तो ये 3 ऑप्शंस किसके सामने हैं? गवर्नर के सामने, प्रेसिडेंट के सामने हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी टाइमलाइन नहीं है फॉर प्रेसिडेंट टू डिसाइड ऑन रिजर्व्ड बिल, ठीक है, कोई भी टाइमलाइन नहीं है। नाउ की हाइलाइट्स क्या हैं जजमेंट की? तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बताया कि यहाँ पे पावर का सेपरेशन है बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, ठीक है, आई बात समझ में? तो गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ये बिल पे यहाँ पे इनडिफिनाइटली बैठ नहीं सकते, ठीक, तो इन्हें एक्ट करना होगा, ठीक है। अगर ये इनडिफिनाइटली बिल पे बैठेंगे तो ये वायोलेट करेगा फेडरलिज्म, लेजिस्लेचर्स वेल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी को, ठीक है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ये बताता है कि कोर्ट इंटरवीन कर सकता है अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट जब ये एक्ट करेंगे विद मेलाफाइड, ठीक, तो प्रेसिडेंट जो है इसको कोई भी ज़रूरत नहीं है ओपिनियन की, ये ओपिनियन नहीं भी लेगा सुप्रीम कोर्ट से तब भी चलेगा, जब भी गवर्नर बिल को रिजर्व करेगा प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, तो जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है वो सफिशेंट है, ये कोर्ट का कहना है। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जुडिशरी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग है, इन्होंने वाइट पेपर को रिलीज़ किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जुडिशरी। नाउ की हाइलाइट्स क्या हैं इस रिपोर्ट की? तो रिस्क्स एंड इथिकल चैलेंजेस ऑफ एआई, आवर अलायंस एंड लॉस ऑफ ह्यूमन जजमेंट्स। जो एआई है इसकी वजह से जुडिशल डिस्क्रिशन जो है ये वीक हो सकता है, जो इसका ओपैक्यू नेचर है इस वजह से अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो सकती है, ये फॉल्स या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, और पोटेंशियल रेशियल बाइस यहाँ पे देखा गया है, ठीक है। और भी बात बहुत सारे कंसर्न्स हैं जैसे कि डीप फेक से, एविडेंस मैनिपुलेशन, प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न्स, ये चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली, ये की चैलेंजेस हैं। नाउ की इनिशिएटिव्स क्या हैं? इंडिया की बात करते हैं, ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, जो एआई टूल्स हैं ये बैकलॉग केसेस को टैकल करने में हेल्प करती हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज जो है उसको ओवरकम करने में हेल्प करती हैं एआई टूल्स। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, तो जजेस को हेल्प मिलती है जो केस रिकॉर्ड्स हैं उनको समराइज करने में। सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, इसमें 36,000 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को ट्रांसलेट किया है इंडिया की 19 लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो बाकी और भी इनिशिएटिव्स हैं, एआई बेस्ड ट्रांसक्रिप्शन, लीगल रिसर्च एनालिसिस असिस्टेंट, ठीक है। ग्लोबल की बात करें तो यूनेस्को ने पब्लिश किया है रिकमेंडेशन ऑन एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ग्लोबल टूल किट ऑन एआई एंड रूल ऑफ लॉ। ओईसीडी इसने पब्लिश किया है प्रिंसिपल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2019, ये फर्स्ट इंटरगवर्नमेंटल स्टैंडर्ड है फॉर एआई, ठीक है। यूरोप यूनियन एआई एक्ट जो कि हाई रिस्क जुडिशियल एआई सिस्टम को रेगुलेट करता है। आई बात समझ में? नाउ की रिकमेंडेशन, तो यहाँ पे एक बॉडी को एस्टेब्लिश करना चाहिए
कोर्ट्स को बॉडीज़ इस्टेब्लिश करनी है विद टेक्निकल एंड लीगल एक्सपर्ट्स, जो कि एआई टूल्स को रिव्यू करें और स्टैंडर्ड्स को सेट करें। ठीक है, आई बात समझ में? तो नाउ जो इथिकल एआई है, ठीक है, फॉर्मल इथिकल एआई पॉलिसी को अडॉप्ट करना है। क्लियर फ्रेमवर्क जो कि डिफाइन करे अथोराइज्ड यूज़, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स। नाउ इसके साथ साथ हमें कंप्रहेंसिव ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए, ऑडिट्स भी होने चाहिए। ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं एंड एआई को सेफली यूज़ करने के लिए, किसमें? जुडिशरी में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिजन इन इंडिया रिपोर्ट 2025। तो इसको पब्लिश किया है सुप्रीम कोर्ट का जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग है उसने। तो किस लिए रिपोर्ट जो है ये किस चीज़ को देखती है? प्रिजन मैनुअल्स को, स्टीरियोटाइप, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, वेज, टेक्निकल रिफॉर्म्स एंड ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच टू प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसको एग्जामिन करने का काम है इस रिपोर्ट का। की इश्यूज़ क्या है इंडिया की प्रिजन्स में? गवर्नेंस, यहाँ पे डाइवर्सिटी है प्रिजन गवर्नेंस में, क्योंकि ये जो प्रिजन्स हैं ये हमारे लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन ऑफ स्टेट लिस्ट सेकंड में आते हैं इन शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस वजह से यहाँ पे डाइवर्सिटी है गवर्नेंस में। इंडिया जो है ये फॉलो करता है यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजन्स, जिसको हम नेल्सन मंडेला रूल्स भी बताते हैं। ठीक है, जो सपोर्ट करता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ द प्रिजन इंस्टीट्यूशंस को। ओवर क्राउडिंग है, ठीक है, 3 आउट ऑफ 4 प्रिजनर्स अंडर ट्रायल हैं। स्टीरियोटाइप एंड कास्ट बाइस, ठीक है, तो काम जो है उसको कास्ट की बेसिस पे दिया जा रहा है। वुमेन को डिनाई किया जा रहा है उनके राइट्स से, और वुमेन को यहाँ पे डोमेस्टिक टास्क्स दी जा रही हैं, कुकिंग एट्सेट्रा, ठीक है, और इक्वल एक्सेस टू वर्क से इनको डिनाई किया जा रहा है। इन इफ़ेक्टिव लीगल एड, तो लीगल एड जो है वो इन इफ़ेक्टिव है, लाइक ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ वे फॉरवर्ड, तो स्टीरियोटाइप जो टर्मिनोलॉजी है उसको रिप्लेस करना है विद सर्टन टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, इंश्योर करना है रोटेशनल रोस्टर सिस्टम टू एलिमिनेट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये वे फॉरवर्ड है। ठीक है, रिव्यू एंड रिवाइज प्रिजनर्स वेज एवरी 3 ईयर, वेज को हर 3 साल के बाद क्या कर सकते हैं? दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज करना है केस ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, जो अंडर ट्रायल हैं उन केसेस को प्रायोरिटाइज करना है। रियल टाइम डाटा एंड अपडेशन फॉर इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, तो रियल टाइम डाटा जो है उसका अपडेशन करना है। ये क्या है? ये वे फॉरवर्ड है ना। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं ना। मॉडल यूथ ग्राम सभा के बारे में बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इन्होंने लॉन्च किया है मॉडल यूथ ग्राम सभा को। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है ये जन भागीदारी को स्ट्रांग बनाएगा, पार्टिसिपेशन को प्रमोट करेगा लोकल गवर्नेंस में, स्टूडेंट्स को इंगेज करेगा ग्राम सभा सेशंस में। ठीक है, तो ये अलाइन है विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ। ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट होगा अक्रॉस जौहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल रेजिडेंटी स्कूल एंड द स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में। ठीक है, नो ये जो जौहर नवोदय विद्यालय इनकी बात करते हैं, ये रेजिडेंटल स्कूल्स हैं, इनको इस्टेब्लिश किया गया था 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस दौरान। ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है टू रूरल चिल्ड्रन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की बात करते हैं, इसका मकसद है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। जो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स हैं इनको उन एरियाज़ में जहाँ पे 50% से ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है, या फिर जहाँ पे एटलीस्ट 20,000 पर्सनस रहते हैं। ठीक है, की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एजुकेट करना स्टूडेंट्स को अबाउट
पंचायती राज सिस्टम इनकवरेज करना, पार्टिसिपेशन किस में, ग्राम सभा में और लोकल गवर्नेंस में, डेवलप करना लीडरशिप स्किल्स, स्ट्रांग करना लोकल इंस्टीट्यूशंस को, प्रमोट करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल लाइफ गवर्नेंस चैलेंज। ठीक है, तो ये था पॉलिटी एंड गवर्नेंस। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आईआर को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।